हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से अंग्रेजी गुरुजी में। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम करने जा रहे हैं, वह है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2090। जो पेपर एग्जाम फर्स्ट हुआ था, पेपर वन हुआ था, उसकी हम तैयारी उसका हम PYQ करेंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंट्रिगिंग फॉर यू गाइस, राइट। दो ये 46 खुला हुआ है, बट हमें क्वेश्चन नंबर वन से करना है। तो आप लोग काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड रहिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन पेपर को मैं काफ़ी बारीक से एक एक चीज़ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो मैं काफ़ी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू। सो बी प्रिसाइज, बी मेटिकुलस एंड वॉच द क्लास टिल एंड। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, कुछ PYQ हम करा चुके हैं, तो वह ध्यान रखिएगा। आज हम शुरू करते हैं स्पॉटिंग एरर से, जिसमें कि मैं आपको काफ़ी प्रिसाइजली सब कुछ बताऊंगा आपको। तो आंखें खोल के, कान खोल के, सब कुछ एकदम काफ़ी ओपन तरीके से, काफ़ी सिंसियर तरीके से क्लास को लीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो डोंट फॉरगेट टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। इवन यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम, क्योंकि मैं सारे बच्चों का जवाब जरूर देता हूं, जो भी आप क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स में क्या होता है बच्चों, क्योंकि एक आपको ABCD मतलब ब्रेकेज करके आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे, उसमें से आपको प्रॉब्लम फाइंड करना है कि किस पार्ट ऑफ सेंटेंस में एरर है, उसको आपने पकड़ना है। चलिए, आप पकड़ तो लोगे, आप तो ऐसे तुक्के में भी पकड़ लोगे, लेकिन मेरे दोस्तों एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको काफी तरीके से, कि अगर आप इसमें, अगर आपका ग्रामर वीक है तो आप इसमें प्रॉब्लम फेस करोगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यह सोचा है कि मैं प्रॉब्लम तो सारे बताऊंगा, लेकिन कैसे हुआ इसका एग्जैक्ट प्रूफ, जो इसका जस्टिफिकेशन है, वह मैं देते हुए आगे बढ़ूंगा दोस्तों, ठीक है। तो शुरू कर देते हैं। हमारा जो पहला कुछ प्रश्न है, पहला प्रश्न जो है, ओपनिंग हिज लेटर्स, opening his letters, reading them carefully and sending for his clerk, he dictated answers with them, no error। कहाँ प्रॉब्लम है? चलिए, पहले क्वेश्चन का जो मैं सॉल्यूशन है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले इसका जो प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, वह लग रहा है, इसका आंसर आपको सी है। सी क्यों है मैं बताता हूं आपको। यहां तक, ओपनिंग हिज लेटर्स, रीडिंग देम केयरफुली एंड सेंडिंग फॉर हिज कलर्स, ही डिक्टेटेड आंसर्स विद देम। तो विद यहां पे गलत हो जाएगा, विद के जगह पे आपने इसको टू करना है। टू विल बी द करेक्ट आंसर। टू, TO, टू इज द करेक्ट आंसर। अब आप पूछोगे टू क्यों होता है, तो मैं बताता हूं। देखो, जब वार्तालाप चल रही हो, जब कन्वर्सेशन चल रहा हो, तो विद हम तभी यूज करते हैं जब दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है। बोथ आर टॉकिंग, राइट, बोथ आर टॉकिंग। बट टू में क्या होता है, जब एक बंदा अपना जो स्टेटमेंट है वह रख रहा है। तो इसमें क्या होता है, लेटर जब ओपन हुआ, रीडिंग देम केयरफुली एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, ही डिक्टेटेड, मतलब ओनली वन गाय इज जस्ट डिक्टेटिंग, मतलब वह बोल रहा है, तो उसके लिए आपने टू यूज करना है, ठीक है। इफ फॉर वन होगा। आई होप इट इज क्लियर विद यू। बढ़ते आगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन ही हैज ग्रोन प्राउड इनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड्स, नो एरर। तो आपने इसमें प्रॉब्लम कहां दिख रहा है? थोड़ा सा, कुछ सेकंड जैसे मैं दे रहा हूं, आप कोशिश करो प्रॉब्लम फाइंड करने की, जल्दी से। इसमें जो परेशानी है वह ए में है। क्यों है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। क्यों है? क्योंकि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है, और जब से वह एक ग्रेट मैन बना है, उसके बाद से क्या हुआ है कि जब से वह एक घमंडी इंसान के रूप में तब्दील हो गया, राइट, और अपने पुराने दोस्तों को भूल रहा है। ओके, सो बता दूं आपको कि इसमें जो परेशानी है वह है वॉज। तो वॉज के बदले मेरे दोस्त आप यहां पे इज यूज करोगे, देन दिस सेंटेंस विल बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड
Rabindranath Tagore, a Nobel laureate and the author of the national anthem, फाउंड शांति निकेतन नोएडा। सी गाइस, इसमें बहुत इजी है क्योंकि आपको पहले ही पता लग रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर इज नो मोर एंड वट एवर ही डिड फॉर शांति निकेतन, उन्हें शांति निकेतन जो उन्होंने फाइंड किया था वह ऑलरेडी एक पुरानी बात हो चुकी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्या होगा, आई मीन अ नोबल लिटरेचर एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम फाउंडेड, ठीक है, फाउंडेड शांति निकेतन, राइट। सो अब लेट अस प्रोसीड फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है गाइस। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं जिससे कि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। अब नाउ लेट अस कम टू द टॉपिक। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा था, आर्ट ऑफ पेंटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ एडवर्ड IV by William Caxton, a native of Kent, Noera। कहां है परेशानी, पता लगाइए। सी यू विल हैव टू बी प्रिसाइज, प्रेपोजिशन परफेक्ट होना चाहिए, पार्टिसिपल स्पीच के सारे पार्ट प्रॉपर और क्लियर होने चाहिए गाइस। अगर वह क्लियर नहीं है तो वह आप वहां पे फंसोगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मेन परेशानी है गाइस वह है ए। सही उत्तर होगा इसका ए। ABCD में से आपको फाइंड करना पड़ता है कि क्या सही उत्तर है। तो N2 नहीं होगा, यहाँ पे होगा इन इंग्लैंड। N2 हमेशा होता है जब लोकेट हो रहा हो, एक जगह से दूसरे जगह की बात हो रही हो, या कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग मोशन में हो। तो जब मोशन में हो तो उस केस में गाइस आपने हमेशा N2 यूज करना है। बट यहाँ पे ऑलरेडी क्या है कि आर्ट ऑफ पेंटिंग जो है इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो उसके लिए हम इन यूज करेंगे। सो इन इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब आते हैं हम 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। फ्रॉम 30 years he devoted himself to public affairs without taking a holiday nowhere। वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन थोड़ा बारीक से पढ़ना पड़ेगा। अगर ग्रामर आपका मजबूत है तो आप बहुत आसानी से एरर को लोकेट कर पाएंगे। चलिए अभी मैं बताता हूं, परेशानी से आप ऊपर उठ के, जनरली आपको नहीं पता है तो उससे सीखिए और जरूर आगे बढ़िए। अब आपको बता दूं कि ये जो है फ्रॉम, ये इसका आंसर है सबसे पहले ए। बट यहां पे परेशानी क्या है, यह जो फ्रॉम है पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमेशा फॉर यूज करते हैं गाइस, नॉट फ्रॉम। सो फॉर 30 years he devoted himself to public affairs, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। इफ रमेश विल बी promoted he will get a higher salary। अब क्या है दोस्तों, यह एक जनरल स्टेटमेंट है कि अगर रमेश प्रमोट होता है तो उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, उसकी सैलरी गाइस बढ़ जाएगी। तो यह क्या है, कंडीशनल क्लॉज है। अगर होता है तो उसमें आप इस सेंटेंस में आप फ्यूचर टेंस नहीं लगाएंगे। सो will be omitted and in place of will be you have to use is। इसको प्रेजेंट टेंस में लेके आते हैं। अगर रमेश प्रमोट होता है तो उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। क्लियर है, वेरी सिंपल। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। कोई परेशानी हो, मैं आपको बता चुका हूं कि मैं हमेशा तत्पर रहता हूं कि आपके परेशानी को हल करने के लिए आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। ओके गाइस, so this is the second page where we are doing so question number 7 क्या कह रहा है, my brother goes to the office 5-day week no error। सही उत्तर क्या होगा, यहां पे सही उत्तर मेरे दोस्तों लोकेट करने की बात है कि हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि my brother goes to the office 5 days a week because days 5 is plural और हमेशा उसके लिए डेज, तो इसके बदले डे के बदले आपने लगाना है डेज और साथ में आर्टिकल ऐड करना है अ, डेज अ वीक। अब जाके एक प्रॉपर मीनिंग निकल के आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ 7th क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। सो आपको बता चुका हूं कि यह 2019 का क्वेश्चन पेपर है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, तो कोशिश करिएगा गाइस कि काफी प्रिसाइजली करें, ठीक है। कोई परेशानी हो तो जरूर पूछिएगा। आइए 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इफ यू लेंड मोहन अ पेन ही विल लेंड इट टू समवन एल्स एंड नेवर यू विल गेट इट बैक, नो एरर। क्या आप लोकेट कर सकते हैं कहाँ है परेशानी? चलिए, मैं एक ऑलरेडी क्लास ले चुका हूं, बट यहाँ पे बस मेरा मेन मकसद यह है कि आपको जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बताऊंगा इस। तो मेन मैंने आपको जहाँ पे एरर्स है वो फाइंड करके मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो गाइस आप लोग आसानी से इससे आप सीख पाएंगे कि आप जनरली गलती कहाँ करते हैं, ठीक है। तो मैं आगे बताता हूँ कि इसका जो आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा गाइस, आई एम वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा साउंड प्रॉब्लम कर रहा था, बट नाउ साउंड विल बी प्रीटी क्लियर। ओके, यहाँ पे देखिए, इफ यू लेंड मोहन अ पेन ही विल लेंड इट टू समवन एंड नेवर यू विल गेट इट बैक। यहाँ पे गलती साफ साफ यहाँ पे ऑप्शन सी में दिख रहा है प्यारे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी इज द प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन सी में क्या है? देखो, नेवर यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा कहाँ पे फॉल करता है भाई? कहाँ पे फॉल करता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में फॉल करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे होगा एंड यू विल नेवर गेट इट बैक। आई होप इट इज क्लियर विद यू। लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको। अब यहां पे प्रॉब्लम कहां दिख रही है? ए बी सी डी में से यहां पे जो प्रॉब्लम है गाइस, साफ साफ ए में दिख रहा है। आपको लोकेट करना पड़ेगा, यू विल हैव टू बी प्रिसाइज। ए में दिख रहा है, क्यों दिख रहा है मैं बताता हूं आपको। वन ऑफ मोस्ट, मोस्ट क्या है? मच मोर मोस्ट, यह डिग्री है। डिग्री आपने पढ़ा होगा, कॉम्पेरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव मतलब सबसे सुपीरियर, तो उसके लिए हमेशा वो डेफिनेट है और उसके लिए द यूज करना होता है आपने सुपरलेटिव डिग्री के साथ। तो वन ऑफ द, यहां पे आपने द इंसर्ट करना पड़ेगा, तब जाके यह आंसर आपका सही होगा। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड। आई होप इट इज क्लियर विद यू। बढ़े आगे, बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया डेजर्ट नो मोर। इस सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है, इसका आंसर डी होगा। क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11th पे लेके चलता हूं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चे? लेट मी मिनिमाइज इट। और 11th क्वेश्चन पे चलिए, अब हम बात करेंगे सिनोनिम्स की। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो आपको प्रिसाइज रहना पड़ता है। बी मेटिकुलस एंड ट्राई टू रीड द डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चंस एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स। अगर आपने स्किप कर दिया तो उसमें क्या करना है वह आप नहीं कर पाओगे। तो आपने अगर गलती कर दी तो वहां से परेशानी का सबब है वो। तो एक बार यह जरूर पढ़ लीजिएगा जो आपके डायरेक्शंस है। 2 मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूं। हर एक सेंटेंस में एक वर्ड गिवन है गाइस, उस वर्ड का उससे नियरेस्ट 4 ऑप्शंस गिवन है, तो उसमें सबसे जो नियरेस्ट होगा वह आपने फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं 11th क्वेश्चन से। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11th। यह क्या कह रहा है एक बार ध्यान से देखेंगे। कह रहा है सम पीपल कंप्लेन व्हेन दे एनकाउंटर अ स्मॉल मिसफॉर्चून इन द कोर्स ऑफ देयर थॉरोली हैप्पी लाइफ। एनकाउंटर मतलब कुछ पीपल, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके लाइफ में अगर कोई परेशानी, छोटी परेशानी हो जाए, ठीक है, अगर उनके हैप्पी लाइफ में कोई छोटी परेशानी हो जाए तो वो कंप्लेन करते हैं। तो एनकाउंटर यहां पे क्या होगा? एनकाउंटर का जो नियरेस्ट मीनिंग गाइस यहां पे होगा वह होगा, इसमें प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन क्या करिए। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में क्या होगा कि आप जो नियरेस्ट नहीं है उसको हटा देंगे, तो जो नियरेस्ट होगा वह आपके पास आएगा, तो आप आसानी से उसको कर पाओगे। ठीक बा? तो देखिए फिर आइए, कंप्लेनिंग व्हेन दे रन अवे, इट इज नॉट नियर टू इट। रन इनटू, वैसे रन इनटू इज द करेक्ट आंसर, बट रन अवे नहीं होगा। रन डाउन इज ऑल्सो नॉट अ फ्रेजल वर्ब। Run with is also not a phrasal verb. So run into is the right option for encounter. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रन इनटू का मतलब बता दूं कि रन इनटू का जो मतलब होता है मिसमैनेज समथिंग टू रूइन।
किसी चीज को इस तरीके से मैनेज करना जिससे कि कोई चीज बर्बाद हो जाए। रूइन का मतलब बर्बाद होना होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं दोस्तों। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज। मिजरीज मतलब दुख, परेशानी। तो जो संसार है वह मिजरी से भरा पड़ा है। तो इसका नियरेस्ट क्या होगा? इनडिफरेंट लव, नॉट नियर। परफेक्ट हैप्पीनेस, ऑब्वियसली बिल्कुल ऑपोजिट है। ग्रेट सफरिंग, यस नियर टू इट। मॉडरेट सिंपैथीज, लिटिल नियर। बट लेकिन सबसे ज्यादा नियर जो है वह सी है, तो आपने डी को एलिमिनेट कर देना है। सो सी इज द करेक्ट आंसर गाइज। ओके, समझ आया? तो बजाइए ताली और थम्स अप जरूर दीजिए। अगर कोई परेशानी हो तो पूछिएगा, मुझे खुशी होती है आपके परेशानी में शामिल होके उसको दूर करने में। चलिए गाइस, तो 13th क्वेश्चन पे आते हैं। 13th क्वेश्चन सेज अ ग्लांस एट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट गिव्स अस डिलाइट। डिलाइट का मतलब क्या होता है? खुशी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, सुंदर चीज को हम देखते हैं तो हमें खुशी मिलती है। तो डिलाइट का इसमें ज्यादा हम मतलब क्या बोलते हैं उसको, माथा ज्यादा नहीं सड़काएंगे, पता नहीं यार कुछ ऐसा वर्ड होता है हमारे गांव में, बट इसके लिए हम यह यूज कर सकते हैं कि वी विल नॉट लाइक डू मच ब्रेन स्टॉर्म, बिकॉज डिलाइट एक वेल नोन वर्ड है, हमारे जनरल यूज में काफी यूज होता है। तो फटाफट इसको हम हैप्पीनेस से हैप्पीनेस इसका सही आंसर इस पे टिक कर देंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक बा? चलिए लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 14th। What does question number 14 say? It is terrible for people to die of starvation. क्या आपको पता है starvation का मतलब क्या होता है? भूख, है ना? भूख से कहता है कि यह बहुत भयानक होता है कि लोग भूख से मर जाते हैं। starvation का मतलब भूख, appetite, APPETIT, एपेटाइट। तो स्टार्च ऑब्वियस सी बात है, नॉट नियर टू इट। स्टैपल नॉट नियर टू इट। प्लेंटी नॉट नियर टू इट। हंगर इज नियर टू इट। तो हंगर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये मजा आ रहा होगा आपको, काफी आसान है। चलिए 15th क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द यूनिवर्सिटी हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ ग्रीवांस रिड्रेशल कमिटी टू लुक इनटू द मैटर। मतलब यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि एक कुछ प्रॉब्लम है उसको रिड्रेशल करने के लिए कमेटी बनाई है कि क्या प्रॉब्लम है उसको जनरली देख रेख करे क्या। तो इसके लिए क्या होता है, इसका जो रियल मीनिंग होता है दोस्तों आपको बता दूं कि इसका रियल मतलब कंप्लेंट होता है। ठीक है, तो इसका डिप्रेशन नहीं होगा, एब्रेशन नहीं होगा, ग्रेटफुलनेस फुलनेस नहीं होगा, सारे काफी इसके मीनिंग से दूर दूर हैं। तो इसका जो नियरेस्ट मीनिंग जो आ रहा है कंप्लेंट आ रहा है। ठीक है, क्लियर है गाइस? चलिए तो नेक्स्ट आप पे आते हैं हम 16th क्वेश्चन पे आएंगे। 16th क्वेश्चन का मतलब होता है, 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले एक बार देख लेते हैं। आइए 16th क्वेश्चन सेज राकेश डिलीवर्ड, दिख रहा है? ओके, मैं थोड़ा इधर आ जाऊं। ओके, राकेश डिलीवर्ड अ स्लैंडरस स्पीच। स्लैंडरस मतलब क्या होता है? अपशब्द, ऐसी बात कहना जो कि काफी गलत हो, सुनने योग्य ना हो, तो उसको आप गाली से जनरली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो देखिए इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा है जो कि गाली से रिलेटेड है। अब्यूज, ये पहला ही दिख गया, सॉरी ये पहला ही दिख गया। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, क्लियर है? तो बढ़े आगे, आइए लेट अस प्रोसीड फर्दर। ओके गाइस, सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17th, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स से आएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, अपना सिनोनिम्स का पार्ट काफी मजबूत रखिएगा। ठीक है, ओके। सडनली द स्काई वॉज डार्केंड बाय अ जाइजेंटिक बर्ड। मतलब एक बहुत ही विशालकाय बर्ड ने क्या कर दिया, आकाश से, मतलब राकेश में अंधकार छा गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, जाइजेंटिक वर्ड का सिनोनिम क्या होता है? जाइजेंटिक मतलब होता है बहुत बड़ा, राइट? तो उसका जो नियरेस्ट मीनिंग आ रहा है वह विंग्ड नहीं होगा, स्मॉल ऑब्वियस बात नहीं होगा, टाइनी तो बिल्कुल नहीं होगा, इनॉर्मस इज वेरी नियर टू इट। आपको एक और ऑप्शन बताता हूं, देखो जब इसका मतलब नहीं पता हो ना दोस्त, तो क्या करना,
जो नियरेस्ट दो वर्ड अगर सेम सेम जैसे लगेंगे ना तो उसको तो पहले ही एलिमिनेट कर देना है, तो इन दोनों को तो पहले ही एलिमिनेट कर देना था। ठीक है, विंग्ड एयर देखना विंग्ड और इनॉर्मस में क्या सही मीनिंग दे रहा है। तो आपने देखो कि अगर विंग्ड कोई विंग्ड वर्ड क्या स्काई में मतलब अंधेरा कर सकता है, अंधकार उससे हो मतलब हो सकता है क्या? ऑब्वियसली नो। तो उसको फट से एलिमिनेट करो, इनॉर्मस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इनॉर्मस बर्ड अगर हो तो जरूर आकाश में अंधकार कर सकता है। क्लियर है? सो बस दिमाग का खेल है, दिमाग ब्रेन चालू रखोगे तो बिल्कुल कर पाओगे। बट एक चीज ध्यान रखना, इंडिया में गाइस हर एक मार्क्स रॉन्ग आंसर्स के निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। तो आपने गलत नहीं करना, जो करना है तरीके से करना है। काफ़ी कॉन्फिडेंट रहोगे तभी जाके पेपर क्रैक कर पाओगे, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, राइट। और मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास देता हूँ, ये दे चुका हूँ, तो उसको जाके एक बार देखो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट। सो कॉन्फिडेंस, बीइंग कॉन्फिडेंट इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस, फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। तो कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मेहनती बनोगे, हर चीज को काफी प्रैक्टिस करोगे। चलिए back to the topic now. So 18th question says to abolish poverty would be to be destroy the soil upon which mankind produces virtues connective to higher civilization। देखो क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो वर्ड देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इसको मैं जानता हूं, तो पूरा सेंटेंस पढ़ने में अपना समय मत गवाओ। ठीक है, फटाफट उसका सिनोनिम ढूंढ लो। बट अगर वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो कोशिश करो सेंटेंस पढ़ो और उससे उसका मीनिंग फाइंड करने की कोशिश करो। तो एबॉलिश का मतलब क्या होता है? जड़ से समाप्त कर देना, विलुप्त कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना। तो इसका मीनिंग जो है डिटेस्ट मीनिंग नियरेस्ट नहीं लग रहा, नर्चर नियर नहीं लग रहा, एजिमुलेट नियर नहीं लग रहा, बिल्कुल नियर नहीं लग रहा, इरेडिकेट बिल्कुल इससे काफी नजदीक है और इसका सिनोनिम हो सकता है। सो इरेडिकेट इज directly proportional to abolish, so they are synonyms। ठीक है प्यारे बच्चों? Okay, so now I am just moving to question number 19th। so guys be sincere। 19th question says the Arabs who are not in the cities live in the desert throughout the year। ठीक है, shifting from one oasis to another। जो अरब्स थे वह पहले शहर में नहीं रहते थे, तो डेजर्ट में रहते थे। तो वो क्या करते थे कि पानी के खोज में, बिना पानी के तो मानव जिंदगी तो की कल्पना नहीं की जा सकती ना। तो ऐसी ओएसिस क्या होता है? एक छोटा सा ऐसा जगह होता है कि इतने बड़े डेजर्ट में पानी का एक स्रोत होता है, जिसके आसपास थोड़े बहुत पेड़ मिल जाएंगे, थोड़े बहुत वेजिटेशन मिल जाएंगे आपको, है ना। तो वो क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते थे। तो क्या ओएसिस का नियरेस्ट मीनिंग सैंड बैंक है? बिल्कुल नहीं गाइस, बिल्कुल नहीं। माउंट बिल्कुल नहीं, ड्यून बिल्कुल नहीं, स्प्रिंग वेरी नियर टू इट, बिकॉज आपको पता है कि स्प्रिंग क्या होता है? पानी के स्रोत से रिलेटेड। स्प्रिंग सीजन को भी देखोगे तो वहां पे पानी की प्रचुर मात्रा के रिलेशंस मिलते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग जरूर आप रख सकते हो, स्प्रिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20th पे आने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यस, क्वेश्चन नंबर 20th कह रहा है द वेरियस फेसेट्स। फेसेट्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारे चेहरे। वेरियस फेसेट्स मतलब बहुत सारे चेहरे होते हैं ना लोगों के, तो उसी के बारे में बात कर रहा था। वेरियस फेसेट्स ऑफ लाइफ कैन बी फाउंड रिफ्लेक्टेड इन द लार्ज सिटी। ठीक है, तो तो वेरियस कोरिलेटेड किससे कर रहा है? कोरिलेट किससे कर रहा है? वेरियस इज वेरी नियर टू इट सेवरल। वेरियस मतलब अनेक, सेवरल मतलब अनेक, मतलब वैरायटी ऑफ। सिमिलर इट इज नॉट नियर टू इट, वैल्यूएबल नॉट नियर टू इट, सिमिलर नॉट नियर टू इट। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करो, जिसको पता हो तो फटाफट कर दो, एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। बट नहीं पता तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन गाइस यह एलिक्सर का काम करेगा, अमृत का काम करेगा। ठीक है, तो ट्रिक और टिप्स पता होने चाहिए जिससे कि आप आसानी से चीजों को टैकल कर पाओगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन हो गया, मतलब हमारा सिनोनिम ओवर। अब शायद हमारा हो सकता है कि एंटोनिम आ जाए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंटोनिम वाले टॉपिक पे। हाँ, जैसा बोला था वैसे ही। ये क्या होता है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ऐसे वर्ड आएंगे जो अपोजिट इन मीनिंग होंगे। जरूर डायरेक्शंस पढ़ लेना, एंटोनिम को सिनोनिम में मत कर देना। ठीक है, ओके। सो अब आते हैं हम इस पे, एंटोनिम पे।
21st क्वेश्चन क्या कह रहा है? रमेश इज वेरी ड्यूबियस कैरेक्टर। तो सबसे पहले आपने मीनिंग फाइंड करना है ड्यूबियस का। ड्यूबियस का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज यू आर नॉट श्योर। ठीक है, दिख रहा है ना? एक मिनट बड़ा कर दो थोड़ा। ठीक है प्यारे बच्चे, ड्यूबियस का मतलब क्या होता है? सस्पिशन में, संदेह में, या सिंपल वर्ड में इसको बोले तो नॉट श्योर। ठीक है, तो इसका नियरेस्ट क्या मीनिंग दे रहा है? शेडी, सस्पिशियस। अब इसका उल्टा होना चाहिए, उल्टा एंटोनिम हमेशा ध्यान रखना। सस्पिशियस नियर लग रहा है, डाउटफुल भी नियर लग रहा है। अब हमें बिल्कुल अपोजिट चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रस्टवर्दी इज द करेक्ट आंसर। ट्रस्टवर्दी का मतलब क्या होता है? श्योर या भरोसे का। ठीक है गाइस, तो हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर 22। डू नॉट इंडल्ज इन अनमाइंडफुल एक्टिविटीज प्लीज। अनमाइंडफुल से क्या रिलेटेड है? मतलब नॉट गुड, या जो सही तरीके से नहीं दिख रहा हो। ठीक है, जिसको आप अप्रिसिएट नहीं करोगे गाइस, ऐसा कह सकते हैं। इसको आप केयरलेस भी कह सकते हो, है ना? तो अनमाइंडफुल एक्टिविटीज को आप केयरलेस एक्टिविटीज करो, ये ज्यादा नियर लग रहा है मुझे। ठीक है, केयरलेस। तो केयरलेस का अपोजिट विजिलेंट आंसर लग रहा है। देखते हैं आगे कुछ और हो जाए कहीं। केयरलेस बिल्कुल सिनोनिम है, स्टूपिड नियर है, पेट्यूअस नियर है। तो मुझे यहां पे जो करेक्ट आंसर लग रहा है वो लग रहा है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? केयरफुल। ठीक है, सो गाइस यह आपको जरूर क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर है तो आगे बढ़े फिर। फेयर इनफ। कोई परेशानी हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा गाइस। आइए 23rd क्वेश्चन पे आते हैं। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है? यस, 23rd क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्तों, थोड़ी ही सफरिंग फ्रॉम अ क्योरेबल डिजीज। क्योरेबल मतलब जिसका इलाज हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ऐसे वर्ड फाइंड करेंगे जिससे यह पता लगे कि बिल्कुल क्योर ना हो सके कोई डिजीज। चलिए, रेमेडिएबल, रेमेडिएबल नियरेस्ट लग रहा है। अपोजिट नहीं, ट्रीटेबल अगेन नियर लग रहा है। टर्मिनल इज लिटिल डिफरेंट। ऑपरेबल भी नियर लग रहा है। तो मुझे बिल्कुल अपोजिट चाहिए, तो वी हैव द वर्ड टर्मिनल। गॉट इट? ओके गाइस, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे वो 23rd के बाद हम आएंगे अब 24th पे। 24th पे, ही वॉज बोर्न ऑन अ वेरी ऑस्पिशियस डे। ऑस्पिशियस आपको पता है, शुभ, ऐसा दिन जो शुभ हो। शुभ बोलते हैं ना, ऑस्पिशियस डे, शुभ मुहूर्त। ठीक है, शुभ। तो ऑब्वियस सी बात है अशुभ डे, अशुभ वाला वर्ड कोई फाइंड करेंगे। प्रोपिटियस इज लिटिल नियर, फॉर्चुनेट लिटिल नियर, अपॉर्चून लिटिल नियर। ओमिनस का मतलब होता है ऐसा दिन जिससे कि आने वाले टाइम में आपको यह कुछ संदेह हो जाए, पता रहे कि कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है, सो ओमिनस इज द करेक्ट आंसर गाइस। प्लीज लुक हियर, सी इज द करेक्ट आंसर, राइट? चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा इस पे 25th क्वेश्चन पे। नाउ 25th क्वेश्चन सेज ही हैज डीपर हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स मोहन। दुश्मनी बोल सकते हो या एनिमिटी बोल सकते हो, एनिमिंगली भी बोल सकते हैं। तो इसका जो नियरेस्ट मीनिंग है हॉस्टिलिटी का गाइस, वह मुझे लग रहा है एनिमोसिटी अगेन नियर है, बेलिजरेंस नियर है, मेलाइस भी मतलब किसी का जो इज्जत है उसको मिट्टी मिला देना। फ्रेंडशिप इज नियर टू इट, आई मीन अपोजिट टू इट, अपोजिट टू इट। ठीक है, so I hope it is clear with you guys. So now let us proceed to question number 6. His life is rather monotonous. Monotonous का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है डल। तो डल का नियरेस्ट
आई मीन अपोजिट वर्ड फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक्साइटिंग, ये तो पहला ही वर्ड मुझे लग रहा है यार, देखते हैं आगे। ड्रेयरी नहीं लग रहा, टीडियस, नियर, अनइवेंटफुल, एग्जैक्टली नियर लग रहा है। एक्साइटिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट एंड लिसनिंग टू द लेक्चर प्रॉपरली। चलिए, सो अब हम आते हैं सेकंड 77वें क्वेश्चन पे। देखते हैं थोड़ा सा अगर टफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस, थोड़ा टफ प्रोसेस अब शुरू हो रहा है। मैकबेथ इज अ मोरली रिपल्सिव कैरेक्टर। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है? अनअट्रैक्टिव। नहीं पता तो लिख लीजिएगा। रिपल्सिव मतलब अनअट्रैक्टिव, बिल्कुल भी नहीं आकर्षित करने वाला, राइट। सो मुझे जो नियरेस्ट तो साफ साफ यहां पे दिख गया है अट्रैक्टिव, क्योंकि उसका मुझे एंटोनी मतलब बिल्कुल ही अपोजिट वर्ड चाहिए। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं कि हमारा नियरेस्ट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 था। ओके, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड है, ये एबोमिनेबल है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं इन सेंस ऑफ डिस्पाइज, घिनौना के सेंस में, या बैड के सेंस में लिख सकते हो इसको। ये इसका मीनिंग है भाई, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। एबनोक्स अब एबनोक्सियस भी अनप्लीजेंट के सेंस में होता है गाइस, तो इट इज वेरी नियर टू रिपल्सिव। ठीक है, अगली तो आपको पता ही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। द सीरीन ब्यूटी ऑफ कश्मीर हैड अ सूदिंग इफेक्ट ऑन हिज माइंड। सीरीन का मतलब प्यारे दोस्तों होता है काम। ठीक है, काम मतलब शांत। तो ऑब्वियसली इसका हम नियरेस्ट मीनिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गाइस इसका मीनिंग काम लिखा था मैंने। प्लेस इट नियर टू इट, प्लीजिंग नियर टू इट, ट्रैंक्विल नियर टू इट, यस नियर टू इट। टर्बुलेंट में क्या होता है? इसका मतलब होता है काफी शोरगुल, नॉइस। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर विद यू। चलिए अब बढ़ते हैं फटाफट, हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 29 पे गाइस। लाइफ इज ट्रांजिएंट इन नेचर। तो सबसे पहले हम कोशिश यही करेंगे मेरे दोस्तों कि हम ट्रांजिएंट का मीनिंग ढूंढने का कोशिश करेंगे। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको इसका मीनिंग मतलब नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूइंग फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसका मीनिंग एक बार देख लो, कंटिन्यूइंग फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या ऐसे ही बोल सकते हैं हिंदी में अस्थाई। जो अस्थाई नहीं हो, कांस्टेंट नहीं हो, नॉट कांस्टेंट। तो क्या ब्रीफ नियरेस्ट मीनिंग दे रहा है? मोमेंट्री नहीं दे रहा। एटर्नल दे रहा है थोड़ा, मतलब शॉर्ट लिव्ड मतलब नहीं दे रहा। एटर्नल मतलब क्या होता है? कांस्टेंट के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सो एटर्नल इज द राइट मीनिंग फॉर ऑप्शन सी। ठीक है, ओके गाइस। आगे अच्छा, मोमेंट्री का मतलब भी काइंड ऑफ लास्टिंग फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये भी लास्ट कर जाता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर के मीनिंग से नियर है। लास्टिंग इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है गाइस, नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। सोहन इज अ वेन पर्सन। सबसे पहले वेन पर्सन का मीनिंग समझिए। वेन का मतलब क्या होता है? वेन का मतलब होता है यूजलेस, या इसको आप बेनतीजा भी कह सकते हो। ठीक है,
बेनतीजा, या उसको थोड़ा निगेटिव के सेंस में रख सकते हो, या बैड क्वालिटीज रख सकते हो, या यूजलेस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका हम एंटोनिम ढूंढने की कोशिश करते हैं। मोडेस्ट मुझे नियर लग रहा है, बट आगे भी देख लेते हैं। एरोगेंट काफी नियर है इनके। कंसीटेड, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में कंसीटेड पढ़ा था। प्राउड भी एक तरीके से निगेटिव ही फॉर्म है गाइस। ठीक है, तो आगे बढ़े हम। अच्छा, मोडेस्ट का जो मतलब होता है वो समझने की कोशिश करो। मोडेस्ट जो आपका आंसर सही आंसर है, और मोडेस्ट का मतलब होता है गुड क्वालिटीज, कुछ अच्छे क्वालिटीज के साथ जो इंसान हो उसको आप मोडेस्ट बोल सकते हो। क्वालिटीज क्लियर है? तो हियर इट इज। सो वी आर डन विद एंटोनिम्स। आई होप आपको मजा आया। अगर आपने कुछ सीखा तो ठोको ताली और थम्स अप जरूर देना, और क्लास शेयर जरूर करना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं हम अगले लास्ट 10 क्वेश्चंस के लिए, 20 क्वेश्चंस के लिए। बट टारगेट हमारा अगला 10 क्वेश्चन है पहले। अब आ गया इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगेन ABCD ऑप्शंस है। आपको क्या है कि ऑल्टरनेट मीनिंग्स हैं सबके लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, जो सबसे अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग जो दे रहा है उसको आपने टिक करना है। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे पहले हम मतलब समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो परेशानी होगी, इसके लिए मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, और यहाँ पे जो समझा रहा हूँ उसको लिख लीजिए और उसको याद करिए। और डार्क हॉर्स का सबसे पहले मतलब बता दूंगा। एक डार्क हॉर्स का मतलब यह होता है कि एक ऐसा इंसान जिससे हम एक्सपेक्ट नहीं करते, या किसी भी चीज़ के लिए हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वह जीत जाएगा, बट वह विक्टोरियस बन के इमर्ज होता है, बाहर निकलता है गाइस। सो इसका जो सही है, ए पर्सन हु विंस अ रेस और कंपटीशन ऑल्दो नो वन एक्सपेक्टेड हिम टू। ठीक है, उम्मीद नहीं किया बट फिर भी उम्मीद पे खड़ा उतर जाना। ओके, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 32। So what does question number 32 says? It says a showstopper. Showstopper का मतलब क्या होता है? एक ऐसा परफॉर्मेंस देना जो बहुत बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो मैं ऑप्शन पढ़ के थोड़ा समय बर्बाद नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट मीनिंग बताता हूं जिससे कि आपको याद रहे। आप इसका मीनिंग लिख लीजिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा गाइस। ठीक है, एक ऐसा परफॉर्मेंस दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गुड। ठीक है, सो लिखिए, याद करिए, प्रैक्टिस करिए। Try and use it in your conversation, in your if you are communicating with anybody else, try to use it. जरूर एक नज़र मार लीजिए। जो नए नए वर्ड्स लिख रहे हैं, नए नए फ्रेजल वर्ब लिख रहे हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस लिख रहे हैं, सिनोनिम्स लिख रहे हैं, एंटोनिम्स लिख रहे हैं। बिना मेहनत के एनडीए क्रैक करना इज नॉट दैट पॉसिबल। इफ यू लेबर हार्ड इट इज गोइंग टू बी वेरी पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल सेज, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। सो बस आप हो जो इसको पॉसिबल बना सकते हो। तो understand your potential, have faith on your potential, on your skills, and just work on it. The more you sharpen it, the better you become, right? चलिए प्रेसिजन लाइए अपने में। यहाँ पे थोड़ा सा ये परेशानी आ सकती है दोस्तों कि 33rd के दो ऑप्शंस यहाँ हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट कोशिश यही है कि दिखे आपको। देखिए, दो ऑप्शन यहाँ है मेरे दोस्त, और दो ऑप्शन यहाँ है। ठीक है, देखिए, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जिसके पास बहुत अच्छे स्किल्स हों। तो मुझे पहला ऑप्शन ही इसका नजर आ गया, समवन हु हैज मेनी स्किल्स। क्या और भी कोई नियरेस्ट नजर आ रहा है? अ कॉन्फिडेंट एंड नॉट वेरी सीरियस यंग मैन, समवन हु हैज हिट द जैकपॉट, अ ग्रेट बिजनेसमैन। ठीक है, नहीं, जिसके पास बहुत सारे स्किल्स हो उसको आप अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हो। ठीक है, सो दिस इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसके एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिलेंगे, आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो याद कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं बताता हूँ वो क्लासेस करिए, और सारे क्लासेस को देखिए, और इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट? आगे बढ़ते हैं। फाइट टूथ एंड नेल। फाइट टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है दोस्त?
मैं डायरेक्ट इसके मीनिंग पे आता हूँ। अब खूब मेहनत करना, खूब मेहनत करना कुछ अचीव करने के लिए। तो इसका ऑप्शन डी होगा, टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। फाइट टूथ एंड नेल का आंसर क्या होगा? ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। ठीक है गाइस, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 35th क्या कह रहा है? 35th कह रहा है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर आपने देखा होगा ना कि गेम में बोलते हैं ना भाई ये फेयर नहीं है, यही बोलते हैं ना भाई ये फेयर नहीं है, मैं इसको मानूंगा नहीं। फेयर का मतलब क्या होता है कि ऑनेस्टी पे बात आती है। तो यहाँ पे फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या है? डायरेक्टली मैं इसका मीनिंग दे देता हूँ। इसका मीनिंग है ए, इन एन ऑनेस्ट वे। काफी ईमानदारी वाले रास्ते पे चलते हुए कोई बात हो या कोई इंसान उस रास्ते पे चले तो उसके लिए आप फेयर एंड स्क्वायर यूज कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर विद यू। सो आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। कोई भी डाउट हो प्यारे बच्चों तो प्लीज प्लीज पूछने से हिचकिएगा नहीं। आप मेरे से कभी भी पूछिएगा, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। समझ गए? ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप। ओ माय गॉड, ऑर्डरिंग सेंटेंसेस। ऑर्डरिंग सेंटेंसेस मेरे पास यहाँ पे थोड़ी परेशानी ये है कि देखो इसमें सारे क्वेश्चंस में एक चीज गिवन होता है। आपको समझा दूं कि सिक्स्थ एक पैसेज का एक ये पैरा टाइप है। एक पैसेज मानो इसको छोटा सा, जिसमें कि सेंटेंस 1 गिवन है, यहाँ पे सेंटेंस 6 गिवन है। बीच के चार जो है आपने सेंटेंसेस गिवन है। अब आपको इस तरीके से उसको फ्रेम करना है, सजाना है, जिससे कि उस पैसेज का प्रॉपर मीनिंग निकल गया है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के फिर आप सही जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो क्योंकि इस पेज में थोड़ी खामी है, क्योंकि एक ऑलरेडी स्लाइड नीचे में है तो वो परेशानी कर रहा है, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। वी डू नॉट नो व्हाट टू डू विद आवर नॉलेज। तो हमें सेंटेंस 1 पता है, तो इससे हमें यह फायदा मिलेगा कि हम इसमें क्या ऐड करें जिससे कि इसका मीनिंग निकल के आए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हम एक इसके निचले पेज में लेके जाएंगे, क्योंकि इसका एक ऑप्शन ऑलरेडी वहां पे गिवन है दोस्तों। तो बता दूं आपको कि इसका जो सही उत्तर जो होगा वह एक जो है, एक ऑप्शन नीचे है, रुको मैं आपको ये देता हूं, ये रहा आपका। साइंस हैज गिवन अस सुपर ह्यूमन पावर्स विच वी डू नॉट यूज प्रॉपरली। अब देखो सेंटेंस कैसे क्लियर हो रहा है, वी डू नॉट नो व्हाट टू डू विद आवर नॉलेज। उसके बाद इसमें फटाफट आप ये ऐड कर सकते हो, साइंस हैज गिवन अस सुपर पावर्स व्हिच वी डू नॉट यूज प्रॉपरली। ठीक है, और इसके बाद हम अगला सेंटेंस इसमें क्या जोड़ेंगे जिससे कि इसका मीनिंग और भी क्रिस्टल क्लियर होता जाए। पी फॉर एग्जाम्पल ये वाला। ठीक है, पहले एस फिर पी। फॉर एग्जाम्पल वी आर अनेबल टू मैनेज आवर मशीन्स। ठीक है, उसके बाद और भी क्या सेंटेंस ऐड करें जिससे कि हमारा मीनिंग और क्लियर निकल के आए। उसके बाद आर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, मशीन्स शुड बी फेड प्रॉपरली। इसके बाद ये फेड प्रॉपरली एंड वेटेड अपॉन अटेंटिवली बिकॉज अदरवाइज दे रिफ्यूज टू वर्क और कॉज डिस्ट्रक्शन। उसका लास्ट हमारा क्यों, वी ऑलरेडी फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू विदाउट मशीन्स। तो इस तरीके से आपका जो सही उत्तर होगा मेरे दोस्तों वह होगा ए, SPRQ। SPRQ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से लेके चलता हूं अब 27th क्वेश्चन पे। इसका उत्तर है गाइस 26 का ए। अब मैं लेके चलता हूं आपको 37th पे। 36 का ए है, 37th पे। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज बॉट अबाउट मोरल मटेरियल कल्चर एंड स्पिरिचुअल रुइनेशन, मतलब बर्बाद, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रेट कंट्री। तो एक पहला सेंटेंस तो गिवन है, लास्ट सेंटेंस गिवन है, लेकिन हम पहले सेंटेंस से हम ऐड करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारा आंसर और भी सही हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद जो मुझे लग रहा है वह होना चाहिए इसके बाद पी, आई रिगार्ड दिस रूल एज अ कर्स। ठीक है, यह श्राप की तरह है, यह जो रूल है हमारे लिए। उसके बाद जो हमारे लिए सेंटेंस जो निकल के आएगा वह मेरी समझ से यहाँ पे मुझे फिट नजर नहीं आ रहा। सेरिटेशन हैज बिकम रिलीजन आवर्स इज नॉन वेल, नहीं ये नहीं नजर नहीं आ रहा। एक बार देखते हैं एस में क्या लिखा हुआ है। देखो, आई एम आउट ऑफ टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। वेरी नाइस, अब एक मीनिंग दे रहा है। अब उसके बाद फिर पीछे जाके देखते हैं, पीछे जाके और क्या
कौन सा सेंटेंस हमें मीनिंग देगा। सिटेशन हैज़ बिकम माई रिलीजन, उसके बाद हमारा लास्ट आर होगा, आर इज अ नॉन वायलेंट बैटल। सो इसका जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है गाइस, ये आपको काफ़ी प्रिसाइजली करना पड़ेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा मेरे दोस्तों वह होगा बी, PSQR। थोड़ा सा ट्रिकी है बट आपको ध्यान से पढ़ेंगे तो जरूर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब कह रहा है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस। देखो इसमें क्या है कि अब एक ही सेंटेंस है, वो पैसेज था, अब ये एक सेंटेंस है। इसमें क्या होगा कि सेंटेंस के पार्ट्स कुछ अलग अलग स्कैटर्ड कर दिए गए हैं, इधर उधर तितर बितर कर दिए गए हैं। आपको उसको जगह पे लोकेट करके एक प्रॉपर और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिक से करोगे, ध्यान से करोगे। इसका एक आसान सा ट्रिक देता हूं मैं तुम्हें, देखो रुको, इसका आसान सा ट्रिक मैं देता हूं तुम्हें। ये देखो देखो इसमें क्या करना दोस्तों कि आपको पता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमेशा नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, या कभी कभी क्या होता है कि कोई डेट्स आ जाता है, कोई ईयर आ जाता है। तो उस पे हम थोड़ा फोकस करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सबसे पहले, जिसमें कौन से सेंटेंस का पार्ट है जो पहले नाउन आ रहा है। तो इस सब में अगर मैं देखूंगा तो एक तो पी में भी नाउन है, अर्बन लोकल, बट इससे कोई मीनिंग नजर नहीं आ रहा मुझे। मीनिंग सिर्फ पहले से आ रहा है, अनआइडेंटिफाइड गनमैन शॉट डेड 2 वर्कर्स एंड इंजर्ड अनदर ड्यूरिंग द अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस। ठीक है, तो कैसे हो गया, QSRP, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बस प्रिसाइज रहना है, ध्यान से करना है, आप भी आंसर ढूंढ पाओगे जैसे कि मैं ढूंढ पा रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 पे आते हैं मेरे दोस्तों। बोथ इंटेंस पॉलिटिकल एंड स्टेट हैज हिस्ट्री ऑफ syncretic accomplishments, religious contestations and। आप बताओ, ये थोड़ा टफ लग रहा है, क्या होना चाहिए इसमें। फाइंड करो सबसे पहले कि कौन सा ऐसा है जो आपको जिसमें कि नाउन या प्रोनाउन पहले आ रहा है मेरे दोस्तों। तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रिसाइज रहना पड़ेगा और आंसर आप आसानी से तभी ढूंढ पाओगे जब काफ़ी आप अलर्ट रहोगे। तो मुझे तो यहाँ पे साफ साफ ये दिख रहा है कि एक प्रोनाउन वाला सेंटेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, क्यों, दिस स्टेट हैज अ हिस्ट्री ऑफ बोथ, इसका देखो, बोथ इंटेंस एंड पॉलिटिकल एंड, ठीक है, बोथ इंटेंस पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंटेंटेशंस एंड। इसके बाद आप इसको लेके आ सकते हो। ठीक है, पहले ये, हाँ पहले ये, फिर ये कंटेंशन, और उसके बाद लास्ट में तो ये होगा। ठीक है, तो सिंक्रेटिक एकम्प्लिशमेंट्स, तो इसका आंसर पहले ही पता लग रहा है हमें, QPSR, दिस इज द करेक्ट आंसर गाइस। हाउ सिंपल इज दैट। कोशिश करोगे तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मेहनत इतना करो कि अपने हेटर्स को तुम क्या करो, किल देम विद योर सक्सेस, बरी देम विद योर स्माइल। इतने सक्सेसफुल जाओ कि वो देख के मर जाए, राइट। और हमेशा ऐसे स्माइल करो कि वो ऐसे जमीन के नीचे चला जाए। ठीक है, एनीवे चलिए अब हम 48th क्वेश्चन पे आते हैं। द फादर ऑल्सो इन हिज क्वेस्ट फॉर जस्टिस बाय द सिस्टम फील्स लेट डाउन। अब देखो फटाफट, कौन से पार्ट ऑफ सेंटेंस में PQRS में नाउन या प्रोनाउन पहले आ रहा है प्यारे दोस्तों। जल्दी से मुझे सही उत्तर का इंतजार रहेगा। ठीक है, तो मुझे तो जो नियरेस्ट मीनिंग निकल के आ रहा है दोस्त, वह नजर आ रहा है द फादर वाला सेंटेंस। ठीक है, द फादर फील्स लेट डाउन। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर ऑब्जेक्ट्स। इस तरीके से सेंटेंस जनरली फॉर्म होता है। तो इसके बाद जो वर्ब आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, द फादर ऑल्सो, तो वर्ब यहां पे फील्स है। ठीक है, द फादर ऑल्सो फील्स लेट डाउन बाय द सिस्टम। अब इसके बाद हमें इसको
क्या कोरिलेट करना है, कोहेशन में लेके आना है बाय द सिस्टम इन हिज क्वेस्ट फॉर जस्टिस। ठीक है, सो PSRQ, so B is the correct answer guys. I hope it is clear with you. That's really fine. So अब हम बढ़ेंगे आगे, we are just moving forward to the next question, and the next question is going to be, oh my god, it is comprehension. आपको एक बार वीडियो बैक करके देखना पड़ेगा अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो। ठीक है, एक सेकेंड, एंड वी हैव, वेट guys, हाँ, सो पैसेज। अब इस पैसेज को आपको काफी प्रिसाइजली पढ़ना है। इसका एक ट्रिक मैं बता देता हूं। जब भी पैसेज होगा तो उसको उसमें स्कैन एंड स्किम, ये दो जनरली रूल होता है जिसमें कि आपको इस तरीके के पैसेज करने होंगे। स्कैन इज एनी वर्ड दैट इज स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर, एनी नेम, नेम ऑफ एनी सिटी, एनी डेट, उसको आपको स्कैन करना है। तो पहले हम स्कैन करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। बिकॉज रेफरेंस बट लीडिंग मैन थ्रूली, कोई भी वर्ड इटैलिक में होगा उसको भी कर सकते हैं। इंडिया देखो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, उसको हमने कर लिया। कुछ ब्लॉ कट, कुछ नया वर्ड मुझे लग रहा है इस तरीके से कर लेंगे। पूरा पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। ऊपर ऊपर से स्कैन का मतलब होता है ऊपर ऊपर नजर मारना, ठीक है। इंटेंशन थोड़ा सा लग रहा है एंसेस्टर्स, ठीक है। देखो कैपिटल लेटर वाले उसको अंडरलाइन करो। साउथ जगन्नाथ, ईस्ट हरिद्वार, नॉर्थ एज प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, एक थोड़ा सा नया वर्ड लग रहा है, इसको जरूर अंडरलाइन कर लेना। एंड दे वर नो फूल्स दैट दे वर्शिप ऑफ गॉड, ठीक है। यहाँ पे गॉड आ गया। माइकवा भी खुल रहा है भाई, ओके। Perform just as whom they taught us that those whose hearts were aglow had the, देखो गंगेश आ गया यहाँ पे, their own गंगेश बिल्कुल are going इतना holy places this is in India, parts of India, तो लेकिन एक parts of India दोबारा कर देंगे। people with the nationality and इतना known in the world Indians, ये Indians करो, Englishmen करो, only you and I consider ourselves civilized and other persons. Okay. ओपियम ईटर कर दो, नया वर्ड लग रहा है। वोलिश, लिबर्टी, डिस्टिंक्शंस, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ ओपियम इतना अंडरस्टैंड। देखिए रेलवेज है, I would ask you to consider well what I had said in the railways, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ा सा इससे हट गया है तो वो परेशानी का सबब है, लेकिन देखो रेलवेज यहाँ पे ज़्यादा था। देखो ये रेलवेज ज़्यादा काम करेगा, तो इस तरीके से आप अंडरलाइन कर लेना पेपर में। ये हट गया है बट ये आपके लिए ईजी होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा और फिर मैं यहाँ पे लाके आपको आंसर बताऊंगा। देखो कैसे। अच्छा, मैंने आपको एक स्कीम भी बताया था। स्कीम में क्या होता है, जब भी आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई आएगा ना, जैसे कि गंगेश, तो गंगेश कहाँ पे था, गंगेश अंडरलाइन किया होता है, अभी हट गया है, तो आपको वहाँ पे अंडरलाइन करने आप करोगे तो वो हटेगा नहीं, सो डोंट वरी। ये तो जैसे ही गंगेश क्वेश्चन में आया तो उसको आप स्किम करो, दैट इज स्किमिंग। उसमें उसके आसपास के वर्ड पढ़ लो, उस पूरे सेंटेंस को पढ़ लो। दे taught us that those whose hearts were aglow and righteousness had the Ganges in their own homes, ठीक है। तो ये होता है स्कीम। इससे आपने पूरा मतलब समझ लिया। आप पूरा पैरा पढ़ोगे तो टाइम की कमी होती है, पूरा पैरा मत पढ़ो, सिर्फ स्कैन और स्कीम पे ध्यान दो। ये ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। अब इतना हार्ड भी कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता कि आप आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब इससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि हमें आसानी होगी। अकॉर्डिंग टू द ऑथर इंडिया, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर इंडिया हैज नेवर बीन अ नेशन, has been an aggregate of several nations, has always been the nation along with differences, became a nation after the British came। यह जो है इसका आंसर, वैसे मुझे यही पता लग गया है कि सी है,
लेकिन आप लोगों को प्रूव करने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाके समझाता हूँ कि कैसे स्कैनिंग ने हेल्प किया। ठीक है, ये देखो हाउ स्कैनिंग हेल्प्ड गाइस। देखो हम पहला ही सेंटेंस देख लो, पहला सेंटेंस ही दिख जाएगा आपको। ये देखो, ये देखो, say that because we are one nation we had no differences। यही से हमें पता लग गया, इससे आप आसानी से आंसर को मार्क कर सकते हो और आपका आंसर पहले क्वेश्चन से ही मिल गया गाइस। ठीक है, तो इट इज एज सिंपल एज दैट। इस तरीके से आप आसानी से आंसर ढूंढ सकते हो। तो बिना समय गवाए अब मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। अब मैं आगे बढ़ूंगा जिससे कि समय की थोड़ी बचत हो। शायद एक क्वेश्चन और मैं करके दिखा देता हूँ। देखो, व्हाई डिड द ग्रेट सेजेस ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश पिलग्रिमेज इन द डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द सिटी। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए, बिकॉज दे वांटेड पीपल टू बी रिलीजियस एवरीवेयर, पुश पब्लिक टू ट्रैवल इतना बिकॉज दे कुड ऑब्जर्व द अंडरलाइंग यूनिटी ऑफ कंट्री एज मेड बाय नेचर। बिकॉज वह क्या चाहते थे प्यारे दोस्तों, वह यह चाहते थे कि हमारा जो देश है काफ़ी डाइवर्सिफाइड रहे और प्रकृति ने जिस तरीके से हमें एक रिलीजन में जोड़ा हुआ है उस पे आधारित रहे। तो यह सेम आपको मिल जाएगा पीछे अगर आप उस पैसेज में जाओगे तो। ठीक है, सो बी इसका करेक्ट आंसर है। 43rd का क्या है, इन द पैसेज द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द रेलवे इज। अब देखो थोड़ा सा, चलो रेलवे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। अब रेलवेज कहाँ था, फाइंड करो जो आपने अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है रेलवेज 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 ओ देखो यहाँ पे रेलवेज। ठीक है, ये स्कैंड है। अब जैसे ही आपको इससे रिलेटेड आंसर फाइंड करना है, इसको फटाफट स्किम कर लो, पढ़ लो। ओनली यू एंड आई आर अदर्स हु कंसिडर देमसेल्व्स सिविलाइज्ड एंड सुपीरियर पर्सन इमेजिन व्हाट वी आर मेनी नेशंस। ओ यहीं पे था ये। इट वाज आफ्टर द एडवेंट ऑफ रेलवेज दैट वी बिगैन टू बिलीव इन। अब ध्यान रखिएगा, एडवेंट का मतलब होता है एमरजेंस, स्टार्टिंग। ठीक है, ये एडवेंट, द स्टार्टिंग ऑफ रेलवेज दैट वी बिगैन टू बिलीव इन डिस्टिंक्शंस एंड यू आर एट लिबर्टी नाउ टू से दैट इट इज थ्रू द रेलवेज दैट वी आर बिगिनिंग टू एबॉलिश दिस डिस्टिंक्शंस। तो जो भी परेशानी था उससे हम रेलवेज से हम क्या कर सकते थे, अब हमने खत्म कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, रेलवेज जो है अब हमारे लाइफ का क्रिटिकल और इंटीग्रल पार्ट बन गया है ना। तो इसीलिए 43rd का क्या आंसर होगा भाई, क्रिटिकल, है ना। आगे बढ़ते हैं। 44th क्या कह रहा है, व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज दैट हुज हार्ट्स वर एग्लो द राइटियसनेस एंड द गंगेस इन देयर ओन होम्स। चलिए 43rd का भी मैं आपको थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं। राइटियसनेस, जब उन्होंने क्या कहा कि गंगेस, जब आपका दिल अच्छा हो तो आपको गंगा आपके घर पे है, तो कैसे इसका आंसर हम फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं थोड़ा। हमारा पैसेज ये रहा, राइटियसनेस हमारा एक सेंटेंस था। देखो राइटियसनेस कहाँ था, राइटियसनेस यहीं पे था कहीं। वो आप क्वेश्चन पेपर में जब आप उसको वो रखोगे, ये रहा देखो, राइटियसनेस फाइंड कर लिया, गंगेस भी मिल गया हमें। तो दे टॉट अस दैट दोज हु हार्ट्स वर एग्लो विथ राइटियसनेस हैड द गंगेस इन देयर ओन होम्स। मतलब अगर उनका दिल अच्छा है, अगर वह लोगों के लिए भला सोचते हैं, अच्छे हैं, तो सोचो कि घर पे गंगा उनके घर पे ही है। तो दिस इज द मैजिक ऑफ स्कैन एंड स्किमिंग गाइस, राइट। सो आप इस तरीके से आंसर मतलब चुटकी बजाया फाइंड कर लिया आपने। ठीक है, तो ये एक तरीका है प्यारे बच्चे। ओके, तो चलिए अब हम इसका आंसर हमें मिल चुका है, यह है हमारा आंसर। वन शुड टेक होली डिप इन द गंगा से प्यूरिफाई हार्ट्स, इतना गंगा से पोल्यूट, इतना से देखो यहाँ पे साफ से लिखा हुआ है। 44th का डी होगा, द प्योरिटी ऑफ हार्ट इज सुपेरियर टू ऑब्जर्वेंस ऑफ एनी रिचुअल। ठीक है, तो मतलब किसी भी रीति रिवाज, किसी धर्म से ऊपर है। अगर तुम्हारा दिल अच्छा है, ठीक है, तो गंगा जो है क्या है, तुम्हारे घर पे रहेगी। क्लियर है। द पैराग्राफ इज रिटन इन सिंपल वे है,
ये जो पैराग्राफ है गाइस वह एनालिटिकल स्टाइल में, मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरे मतलब तरीके से पूरे चीजों को समझाते हुए वन बाय वन लिखा गया है। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन। आई होप यू लाइक्ड इट एंड इट वाज हेल्पफुल टू यू। तो गाइज हम बढ़ते हैं अगले 5 क्वेश्चंस पे जो कि रह गए हैं। अगला 5 क्वेश्चंस हमारा ये रहा। So we have the last 5 questions that is coming up your way and that is very very easy. इसमें क्या करना है, फिलअप करना है कि कौन सा, ध्यान रखना मैं बार बार आपको ये समझाता हूं कि अगर आपने डायरेक्शंस जरूर पढ़ना है, डायरेक्शंस आपने फाइंड करना है कि क्या मीनिंग, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ते कुछ और लिख के जाते हैं, ये गलत है। In this section has blank space and for select the word or group of words, consider them appropriate for the blank space and indicate your response. Blank space में कौन सा वर्ड, जो ऑप्शन है आपके उसमें से कौन सा वर्ड आके एक करेक्ट मीनिंग और प्रॉपर मीनिंग देगा मेरे दोस्तों, उसका ध्यान आपने रखना है। चलिए तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। द डैश फॉरेस्ट प्रिवेंट इरोजन, मतलब कैसे फॉरेस्ट होने चाहिए जो इरोजन को रोके। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतनी इरोजन की जो घटना है वो कम होती जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है डेंस इज द करेक्ट आंसर। एलिमिनेट कर दो, अगर नहीं भी मतलब पता लग रहा तो एलिमिनेट करते जाओगे तो लास्ट में आपके पास ऑप्शंस कम बचेंगे, आप आसानी से आंसर लिख पाओगे। 3 people वर, नाउ 47 पे आते हैं। 3 people वर अरेस्टेड एंड एन इलीगल आर्म्स यूनिट वाज डैश बाय द पुलिस इन अ रेड। ठीक है, तो 3 पीपल को अरेस्ट किया गया। इलीगल आर्म्स जो हैं यूनिट वाज, इलीगल आर्म यूनिट वाज रिवील्ड, सर्च, डिस्कवर्ड। नो, इन पुलिस लैंग्वेज वी ऑलवेज टेल बस्टेड, मतलब भंडाफोड़ कर देना। ठीक है, ये मीनिंग है। क्लियर है? यू गाइस कैन राइट इट डाउन। सो आई होप इट इज क्लियर। तो बढ़ते हैं आगे, लास्ट 3 क्वेश्चन है गाइस। ओके, 47th क्वेश्चन। ओह अगेन यहाँ पे हमारा ऑप्शन थोड़ा दिक्कत करेगा। हाँ, ये कह रहा है अ वुमन गॉट इनटू द कार एंड डैश, एक वुमेन जो है गाड़ी में बैठी, 2 ऑप्शंस यहाँ पे, 2 ऑप्शंस यहाँ पे है। ड्रोब ऑफ, ब्रोक डाउन, रोड इन, ड्रोब इन। ऑब्वियसली द ड्रोब ऑफ इज द राइट फ्रेजल वर्ब फॉर इट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ वी आर moving to 49th प्यारे बच्चों। 49 says 49 says, हाँ 49 says the lecture was not very interesting, in fact I dash in the middle of it। अब लेक्चर जब इंटरेस्टिंग ना हो, टीचर अच्छे से ना पढ़ाए तो क्या होता है, नींद आती है ना। तो ऑब्वियस सी बात है डोज्ड ऑफ इज द राइट आंसर। सोड ऑफ नहीं होगा, पहले हटा दो, पुट ऑफ नहीं होगा, प्लग्ड ऑफ नहीं होगा, क्या ये तो जो एलिमिनेट करते जाओ। सो डोज्ड ऑफ सही आंसर है। फॉल एज स्लिप इसका मतलब होता है। ठीक है, ओके। तो नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, PYQ 2009 paper 1। 50th question is the last one। The cops dash murdered by kin। तो मर्डर, कॉप्स ने क्या देखा, क्या किया कि कोई सगा संबंधी ही मर्डर किया है। तो एफोर्ड क्या आपको नियरेस्ट न लग रहा है, कोई मीनिंग दे रहा है? मैनेज, एडमिनिस्टर ना। सस्पेक्ट इज द राइट मीनिंग, SUSPECT। Suspect is the right meaning, guys. So it was really fun taking class with you. So do tell me, how did you like the class? How was it? If you liked it and if you found it helpful, then do like, share and subscribe. So guys, it is going to be really fun. So keep supporting and keep sharing the class. If you guys have any doubt, do ask me in the comment box. I'll be more than happy to help you. राइट, सो मेहनत करिए, मेहनत करते रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो मेक अ टाइम टेबल। इट्स नॉट द प्लान,
इट्स ऑल अबाउट द प्लानिंग। सो प्लानिंग बढ़िया करिए, उस पर एग्जीक्यूशन करिए, जरूर सक्सेस मिलेगा आपको। तो मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्लास में इम्प्रोवाइज करेंगे उस पर भी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।